सो बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, हमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था, राइट। इसके अंदर में क्या क्या चीजें थी मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना एक बार। आ जाओ यार बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो थ्योरी पोर्शन है वो हमने देख लिया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बैलेंस शीट एंड P&L उसके हिसाब से होना चाहिए, फ्रेमवर्क जो शेड्यूल 3 में दिया है। और सेक्शन 133 के अंदर में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना होगा, और उसके लिए एक्सेप्शन है इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और ऐसी कंपनी जिनके लिए सेपरेट एक्ट है, स्पेशल एक्ट है। इंश्योरेंस के लिए सेपरेट एक्ट है इरेडा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और अदर ऐसी कंपनी जिनके लिए स्पेशल एक्ट है तो उन्होंने सेक्शन 133 को कंप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में प्रेजेंट करना है। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आपको करना होगा अगर होल्डिंग सब्सिडायरी का रिलेशनशिप है तो, और साथों साथ आपको AOC 1 में फाइल करना होगा, राइट। डेविएशंस अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ है तो आपने डिस्क्लोज करना है और उसके पीछे का रीजंस भी डिस्क्लोज करना है कि क्यों डेविएशन है। कुछ एग्जाम्पशंस थे वो हमने देखे थे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो कि मैं ऊपर दिए हुए सेक्शंस में से ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो वो आपने एग्जाम्पशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्ली करना है। उसके बाद इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन, तो इसके लिए पेनल्टी थी। पेनल्टी कितनी बेटा? 50,000 से 5 लाख तक, और इम्प्रिजनमेंट दोनों या दोनों में से कोई तो एक फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और जो पेनल्टी इन अमाउंट में है वो कंपनी के लिए भी हो सकती है, लेकिन जब कभी भी इम्प्रिजनमेंट की बात आती है तो वो रहेगी फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। यस, यहां से आगे हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में मैंने यहां तक आप लोगों को बता दिया था। चलो आगे बढ़े बेटा हम लोग, राइट। सब लोग साथ में मुन्ना, पक्की बात, डन, ओके गाइस, आ जाओ। हाँ, सो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट विद द ROC। सो मेरे बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, सीएम इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स का। उसके अंदर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर में आपको टेबल वगैरह पूरा बना दिया था, है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि कंपनी की जिम्मेदारी क्या है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का मतलब क्या होता है? हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ, क्या क्या फाइल करना है अच्छे से ध्यान देना, सब लोग आ जाओ मुन्ना। सो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये सुन लो, विद द ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आ जाओ, सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। अगर आप ये सेक्शन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस इतना आपको याद रखना चाहिए कि कंपनी जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू फाइल सच अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC, राइट, ध्यान देना। आ जाओ, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडायरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी है जिसकी एसोसिएट, सब्सिडायरी या जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो इस कंपनी ने दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। एक इसके खुद के स्टैंड अलोन और दूसरे कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन भी फाइल करेगी और कॉन्सोलिडेटेड भी। कॉन्सोलिडेटेड में होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडायरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के कॉन्सोलिडेट करके फाइल करने वाली है। मतलब दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक खुद का अकेले का और एक कॉन्सोलिडेटेड। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ मत देखो गुस्से से, ऐसा सेक्शन 137 सबसेक्शन
वन बोल रहा है। आगे बोला है along with the documents attached to the financial statement duly adopted at the AGM। और कौन से financial statement फाइल करना है? वो जो AGM के अंदर में कंपनी ने अडॉप्ट की है, मतलब शेयर होल्डर्स को AGM के अंदर में दिखा दिया है, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिए है, शेयर होल्डर्स के सामने AGM में हमने रख दिए थे, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं तो पता चला AGM में कुछ और दिखाया है शेयर होल्डर्स को और ROC में फाइल कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? उसके बाद आगे, और कितने दिनों में फाइल करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM इन अ प्रिस्क्राइब मैनर अलॉन्ग विद द फीस। लो भैया, ये तो पैसा भी लेने वाले। जिस दिन आपने AGM में फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए थे, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपने फाइल करना है, और साथों साथ जो भी प्रिस्क्राइब फीस रहेगी, फीस चेंज होते रहती है समय समय पे, उतनी फीस आपने पे करना है। एज पर रूल 12, रूल याद नहीं रहा तो भी चलेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में फाइल करना है? इन द फॉर्म AOC 4 विच शुड बी प्री सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी आप प्रिंटिंग मशीन से फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट निकाल के अपलोड नहीं कर सकते हो। आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑथोराइज करवा के लेने हैं, वो शेयर होल्डर्स के सामने रखने हैं, और वो CA ने ऑथोराइज किए हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ प्रेजेंट करना है? ROC में फाइल कर देना है, राइट? इन फॉर्म AOC 4। ये जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इसके ऊपर आप एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब लोग साथ में प्लीज मेरे साथ साथ रिवाइज करो बेटा। सबसे पहले तो सेक्शन 137 कहता है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC कितने दिनों में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। अब आपका सवाल, सर AGM अगर हुआ ही नहीं तो? AGM अगर नहीं हुआ तो जिस दिन AGM होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा। कैसे फाइल करेंगे? प्री सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होगा जो शेयर होल्डर्स के सामने AGM में रखने वाले थे या रख दिया होगा। यस और नो? और किस फॉर्म में फाइल करना है? इन AOC 4। और कैसे फॉर्म करना है? इन XBRL फॉर्मेट। XBRL ये एक फाइल का फॉर्मेट है, जैसे JPG, PDF, वर्ड, यस और नो? वैसे ही एक ये XBRL फॉर्मेट है, सरकार को यही फॉर्मेट समझ में आता है। Notified company shall mandatory file the financial statement in extensible business reporting language, extensible business reporting language यानी XBRL फॉर्मेट। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 6 पॉइंट के ऊपर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। आगे, financial account with other required documents to be filed even if not adopted in the AGM। ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिस दिन AGM होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर में आपको फाइल करने होंगे, और साथों साथ रीजन भी देना होगा कि हमने AGM क्यों नहीं लिया। देखो तो, with the registrar within 30 days of the date of the AGM and registrar shall take them in his record as a provisional till financial statement are filed with him after their adoption in the adjourn AGM। adjourn AGM मतलब क्या? AGM पोस्टपोन हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जिस दिन AGM होगा वहां से 30 दिन के अंदर अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं, या AGM नहीं हुआ, AGM एडजॉर्न हो गया, कोई दूसरे डेट पे शिफ्ट हो गया, बरोबर है? तो जिस दिन वो ओरिजिनल AGM होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है, और ROC को बोलना है हे ROC हमारा AGM एडजर्न हो गया। जिस दिन होने वाला था उस दिन नहीं हुआ, तो जिस दिन होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपने फाइल कर देना है, और साथ ही साथ ROC को फैक्ट बता देना है, बराबर है क्या? और उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्टेड इन द एडजॉर्न AGM शैल बी फाइल विद द ROC विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच एडजॉर्न AGM। और उसके बाद जिस दिन वो AGM हो जाएगा, हमारा AGM पोस्टपोन हो गया था ना, तो जिस दिन वो हो जाएगा एडजर्न AGM, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर फिर से फाइल करना है ROC में कि भैया अब हमारा AGM हो गया है,
आपको जो पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट दिए थे उसके अंदर में ये चेंजेस हो गए हैं, ये लो फिर से और चेंजेस नहीं हुए तब भी फिर से एक कॉपी। सो आरओसी को 2 बार हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया। एक ओरिजिनली जिस दिन एजीएम होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, बरोबर है। और एक दूसरा, ये ओरिजिनल एजीएम एडजर्न हो गया तो जिस दिन एडजर्न्ड एजीएम हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। ये बात समझ में आई सभी को? सब लोग प्लीज साथ में, सबने नोट्स ओपन करके रखा है बेटा? गाइस ऑल सेट? बच्चों क्लियर है? चलो आगे, ग्रेट, आ जाओ। उसके बाद फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ओपीसी। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ओपीसी क्या है? 1% कंपनी, ओनली 1% मेंबर, 1% वही मेंबर वही डायरेक्टर, ओपीसी। ओपीसी शाल फाइल अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर, मेंबर्स ने लिखा है, मेंबर एक ही मेंबर है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है। ओपीसी ने कब फाइल करना है बेटा? जिस दिन ओपीसी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां से 180 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन ओपीसी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां से 180 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। और अदर देन ओपीसी कंपनी है तो जिस दिन एजीएम हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। कौन सा एजीएम? वो एजीएम जिस एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रेजेंट की। और एजीएम नहीं हुआ तो एडजर्न्ड एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर तो एक फाइल करना ही है। और जिस दिन एजीएम होने वाला था वहां से भी 30 डेज के अंदर, मतलब दो होगी। जिस दिन एजीएम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ तो यहां से 30 डेज के अंदर एक जाएगा प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एजीएम हुआ नहीं, ये जिस दिन हुआ एडजर्न्ड एजीएम वहां से 30 डेज के अंदर में एक और, मतलब यहां दो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ गई कि मैं एक बार बता देता हूं, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। ये ओपीसी, ओपीसी फिनेंशियल ईयर जिस दिन एंड हुआ वहां से विद इन 180 डेज financial statement to be filed with the ROC, registrar of company। अदर कंपनी है, एजीएम जिस दिन हुआ वहां से विद इन 30 डेज फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट with ROC। If AGM adjourned, केस समझना मुन्ना, जिस दिन एजीएम होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर आपने क्या फाइल करना है? प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जिस दिन एक्चुअल में ये एजीएम हुआ एडजर्न्ड एजीएम हो गया, यहां से 30 डेज के अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजर्न एजीएम में अडॉप्ट हो गए ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर है मुन्ना? प्लीज एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? सिंपल, चलो आगे। ओके बेटा, वेरी गुड, आज चल आ जाओ आगे बढ़ते। मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। नेक्स्ट आगे दिया है, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग सब्सिडायरी आउटसाइड इंडिया विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडायरी कंपनी आउटसाइड इंडिया है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में जो सब्सिडायरी है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बरोबर? तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करना है? आल्सो टू बी फाइल्ड अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। However, in case of foreign subsidiary, ये कब फाइल करना है इसके बारे में दिया नहीं है, बस आपको इतना बोला है कि फाइल करना है। यस अंशुल, मेरे साथ साथ से बेटा सारी चीजें लिखा करो प्लीज। चलो फटाफट से कंप्लीट करो, आजा मुन्ना। डन, लिखा बेटा?
डन। सो ध्यान देना मुन्ना, आगे बोला है हाउएवर इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडायरी which is not required to get its financial statement audited under any law of that country। एक होल्डिंग कंपनी, उसकी एक सब्सिडायरी आउट ऑफ इंडिया में, और वो जिस कंट्री में सब्सिडायरी है वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, and which does not get audited, the requirement shall be deemed to be met if the holding Indian company files such unaudited financial statement along with the declaration। ये बोलना होगा कि साहब हमारी सब्सिडायरी लंदन में है और वो जो सब्सिडायरी कंपनी लंदन में है वहां पे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो इस डिक्लेरेशन के साथ मुझे फाइल करना होगा। सिंपल इजी पीसी चीज है। along with the declaration to this effect and where such financial statement is in a language other than English, तो आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में, बरोबर है। तृप्ति इंगले बहुत सिंपल है, एडजन वाला, मीटिंग जिस दिन होने वाला था उस दिन नहीं हुआ, कोई तो दूसरी डेट पे हुआ, तो ये एडजर्न्ड मीटिंग है और ये एडजर्न मीटिंग के 30 डेज के अंदर फिर से फाइल करना है। तृप्ति, राइट, डन। प्लीज 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा। आ जाओ, एक बच्ची कुछ तो पूछना चाहती है। यस, बोलिए मुन्ना। सोनल मैम, यो सोनल, ओके, लगता है चेक कर रही है। ओके, डन। आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड इवन इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड। बताया बेटा ऑलरेडी, अगर एजीएम नहीं हुआ तो जिस दिन एजीएम होने वाला था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, राइट, लॉ में पढ़ा हुआ बेटा सेम चीज। और आपको रीजन भी देना होगा कि क्यों एजीएम नहीं हुआ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया अभी। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, अच्छे से ध्यान दो, रूल का नंबर और आपको वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और आगे बोला है द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज हैज टू फाइल देयर बैलेंस शीट, P&L एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। 1 2 3, और ये कहां पे फाइल करना है? विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऊपर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, नोटिफाइड कंपनी को XBRL फॉर्मेट में ये फाइल करना होगा। देखो तो, नोटिफाइड कंपनी को XBRL फॉर्मेट में फाइल करना होगा। तो वो कौन कौन सी कंपनी नोटिफाइड है ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी नोटिफाइड है, ये नोटिफाइड कंपनी मैं बता रहा हूं आपको। यस, ये है वो सारी नोटिफाइड कंपनी, ये है वो सारी नोटिफाइड कंपनी। दिख रहा है बेटा सभी को? 1 2 3 4, ये है वो नोटिफाइड कंपनी। 4 3 2 1। सो कौन कौन से कंपनी इसको XBRL फॉर्मेट फॉलो कर फाइल करना है बेटा? ऑल लिस्टेड कंपनी विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडायरीज। यस और नो? उसके बाद ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और अबव, ऑल कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ और अबव, all companies which are required to prepare their financial statements in accordance with the Indian accounting standard। मतलब यहाँ पे आसान भाषा में कौन कौन सी कंपनी को XBRL फॉलो करना है बेटा? लिस्टेड कंपनी, उन्ना ध्यान देना, लिस्टेड कंपनी। उसके बाद कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ऊपर है, या कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर है, या फिर ऐसी कंपनी जिनको इंड एएस अप्लीकेबल है। That's it, गेम ओवर। लिख लो बेटा सब लोग मेरे साथ साथ। सो ये है आपकी नोटिफाइड कंपनी, इनको कंपलसरी XBRL फॉर्मेट में फाइल करना है, बरोबर है। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कौन कौन सी कंपनी एग्जम्प्ट की है बेटा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सेक्टर, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी का एग्जाम्पल बजाज, आदित्य बिरला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये एनबीएफसी है, इनको हमने एग्जम्प्ट किया हुआ है, राइट। इनको XBRL फॉर्मेट में फॉलो नहीं किया, फाइल नहीं किया तो भी चलेगा, सिंपल है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कौन कौन से कंपनी को XBRL फॉर्मेट के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है बच्चों, सो प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो आपने उसे बोलना है मुन्ना इधर आ, बैठ,
कौन कौन सी कंपनी को XBRL फॉर्मेट फॉलो करना होगा, मुन्ना ध्यान देना। सबसे पहले तो हर लिस्टेड कंपनी, बरोबर है, और ऐसी कंपनी जिनकी इंडियन सब्सिडायरीज है उन्हें भी। उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हर वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर है, और ऐसी कंपनी जिनको इंड एएस अप्लीकेबल है, उन सारे कंपनीज को आपने क्या करना है बेटा, XBRL फॉर्मेट के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रूल नंबर 3 बोल रहा है ऑफ द कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये सब किसने बोला है, ये उस रूल ने बोला है, राइट। चलो आगे, इजी पीजी एकदम, आ जाओ। और आगे देखना, बहुत ही बढ़िया चीज बोली है, एक बार किसी कंपनी ने अगर XBRL फॉर्मेट में फाइल किया तो शाल कंटिन्यू टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दो दे मे नॉट फॉल अंडर द अदर क्लास ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड देयर इन सक्सीडिंग ईयर। इसका मतलब बता रहा हूं, वंस XBRL ऑलवेज XBRL, मतलब आपका पेडअप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है इस साल, बरोबर है। इस साल आपने देखा कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, या आपका पेडअप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है, तो आपको इस साल XBRL फॉर्मेट के अंदर में फाइल करना होगा, राइट। एक बार XBRL फॉर्मेट में आ गए तो आप जीवन भर वापस पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। सर मतलब कैसे, मान लो अगले साल आपकी ये चारों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, आपका टर्नओवर भी उतना नहीं है, पेडअप कैपिटल भी कम हो गया, और ना ही आपकी कंपनी के लिए इंड एएस एप्लीकेबल है, तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो, हे सरकार पिछले साल मेरा XBRL की वो चारों में से कोई तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, ये चारों में से कोई तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन इस बार तो मेरी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अब मुझे XBRL फाइल नहीं करना है, नहीं चलेगा। वंस XBRL ऑलवेज XBRL। ये बात समझ में आई क्या? अगर सक्सीडिंग ईयर में आपका वो कंडीशन पूरा नहीं भी होता है, लेकिन आपने जीवन में एक बार कभी तो भी भूतकाल में XBRL का आपने फाइलिंग किया होगा, तो आपको हमेशा XBRL का ही फाइलिंग करना होगा, यस और नो, XBRL फॉर्मेट के अंदर में। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। हम लोग वो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नहीं, हम लोग वो इंस्ट्रक्शन करेंगे। हम वो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली करेंगे। ये तो ऐसी बात होगी मैं आपको स्विमिंग कैसे करना है वो किताब से पढ़ा रहा हूं, नो, ये इंस्ट्रक्शन आपके रीड करने के लिए मैंने इसके अंदर में दी है ना। अब हम लोग एक्चुअल में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल 3 पार्ट 1, राइट। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल 3 पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आ जाओ, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे सब लोग साथ में, मुन्ना प्लीज आ जाओ, फटाफट से पढ़ लो बेटा सब लोग। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, राइट। आपकी चैट भी ओपन करके रख लेता हूं। सब लोग साथ में ना बेटा? डन, ऑल सेट, ओके। आज ध्यान देना सभी ने, क्लियर, ले मुन्ना, ओके ओके ओके। आ जाओ बच्चों, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हीरो लिमिटेड ऑन 31 मार्च 15, ठीक है। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है, डेबिट बैलेंस है यानी खर्चा है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस है यानी बैंक में फेवरेबल बैलेंस है। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो ओडी होता। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स,
लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर ऑन 1 अप्रैल 2014। डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है बेटा, बताओ तो जरा। डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दुनिया के हर रिजर्व प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, राइट। ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? ये अक्यूमुलेटेड प्रोविजन है। टिल डेट आपके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में कितना बैलेंस अक्यूमुलेट हुआ है? 260। यस और नो? 2,60,000 है ना। चलो आगे। उसके बाद ध्यान देना, यस वो दे दे डिवाइस चालू मत बच्चों, एक सेकेंड ध्यान देना बेटा। आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद बोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, किया होगा कहीं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसकी कॉस्ट है। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट है, फिक्सचर फिटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट कॉस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओपनिंग प्रॉफिट है, पिछले पीरियड का पी एंड एल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस पीरियड का ओपनिंग हो गया। उसके बाद परचेस ऑफ इक्विपमेंट है, देन परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल है, नॉर्मल परचेस आपका, सेल्स नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दे दिया है, शेयर कैपिटल दे दिया है, स्टॉक दे दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स और डेटर्स दे दिए। ट्रायल बैलेंस हम लोगों को दिया है कंपनी का। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 15। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वैल्यू डेट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी 2 लाख रुपीस। थैंक यू, इन्होंने हमें स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर करके दे दिया। इन्होंने हमें वैल्यू लोअर करके दे दिया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तुम नहीं करते तो हम करने वाले थे। फिक्सचर फिटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑल आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऊपर जो भी ट्रायल बैलेंस में फिक्सचर फिटिंग टूल्स है वो फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है। मतलब उसका डिप्रिसिएशन ये प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा, मुन्ना ध्यान देना, वो एडमिन एक्सपेंसेस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। Depreciation is charged at the rate 20% per annum on cost. थैंक यू। वैसे भी फिक्सचर फिटिंग का हमें ये जो दिया ये कॉस्ट ही है और डिप्रिसिएशन डायरेक्टली इसी के ऊपर लेना है। क्यों सर, ये नेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं है क्या? नहीं ना बेटा, डिप्रिसिएशन का प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया है। इसका मतलब असेट हर बार दिख रही है ग्रॉस वैल्यू पे, और जो भी डिप्रिसिएशन उस असेट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो रहा है? लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन में। सो असेट हर बार ग्रॉस वैल्यू पे दिखती है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, और उसका जो भी डिप्रिसिएशन है असेट में से, असेट साइड के असेट में से माइनस नहीं करना, लायबिलिटी में प्रोविजन में दिखाते हैं। बचपन में पढ़ा था, 12th में, फाउंडेशन में, 11th में, सीएमए फाउंडेशन में, राइट। आ जाओ, और ये एसेट हर बार ग्रॉस वैल्यू पे दिख रही है, कॉस्ट पे। आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015 कंपनी परचेज इक्विपमेंट ऑफ 1,20,000। इट ऑल्सो सोल्ड सम फिटिंग विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट ₹60,000, बरोबर है, फॉर 10,000, फॉर विच डिप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैड बीन सेट असाइड। मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में उस इक्विपमेंट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हुआ था? 30,000। आगे, द एवरेज इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी इज 50%। भाई साहब लूट लिया सरकार ने, तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कितना है बेटा? 50% का। आगे और क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट इज प्रिज्यूम्ड एज अलाउेबल एक्सपेंडिचर फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। यानी फैक्ट्री क्लोजर का जो भी कॉस्ट है, मुन्ना ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इतना टाइम देते हैं, राइट। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट ये हमारे डिडक्शन में अलाउड है, मतलब इसको खर्चा दिखाना है ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट दिया है। कंपनी प्रपोजेस टू पे अ डिविडेंड ऑफ 20% पर इक्विटी शेयर, ठीक है, 20% का डिविडेंड है। सो हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और इस ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है मुन्ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है।
एज द डेट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू। हम इसकी मदद से, कंपनीज एक्ट 2013 की मदद से वर्टिकल फॉर्मेट में विथ नोट्स टू द अकाउंट्स पूरा का पूरा शिद्दत और ईमानदारी के साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले, है ना। और फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ मुझे अप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज भी लिखना है। सो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, नोट्स बनानी है, और अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड अगर कुछ जरूरी होगा तो मुझे नोट्स भी देनी है। आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एनीबॉडी? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले मुझे पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? मैंने अभी तक आंसर सॉल्व करना चालू नहीं किया है। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा? समझ रहे कि पूछा क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि पूछा क्या क्या है। डन? सब लोग साथ में बेटा लिख लिया सारी चीजें? ओके, ऑल सेट। चल स्टार्ट करते। सबसे पहले फॉर्मेट बना लूं मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ सर, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत डर लगता है, प्लीज आप एक एक स्टेप धीरे धीरे बताना कि कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। डोंट वरी, चिंता मत करना, आपके जीवन का सबसे आसान टॉपिक इसको बनाएंगे, है ना। सब लोग साथ में ना मुन्ना? चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूं हीरो लिमिटेड का। हमें पूछा है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट में। सो अभी बना लेते। सो चिंता करने वाली बात नहीं है गाइस, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, है ना। आ जाओ गाइस। सो ध्यान दो। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1, 2 आपको मैं होमवर्क दूंगा आज। देन 3, 4 ये टॉपिक खत्म। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.5, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। हाँ सर, एग्जाम में इसके ऊपर वेटेज कितने नंबर का आता है? बेटा आया तो 12 नंबर का आएगा। चांसेस कम रहते हैं कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आप लोगों को वो देते हैं, बट फिर भी हम लोग करेंगे सॉल्व। फुल फ्लेज 1 से 2 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करने वाले। चांसेस कम रहते हैं लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो भी। ध्यान देना बेटा सभी। सो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.5। सही है बेटा? लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। और बहुत सिंपल सा काम है, करना क्या है एक एक स्टेप में आपको बताता हूं। एक एक स्टेप बताऊंगा, चिंता मत करना बेटा, हर एक स्टेप एकदम डिटेल में। डन? चलो गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अच्छे से ध्यान देना, है ना। सो हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो जो आपको बनाने के लिए बोला उसका फॉर्मेट बना लो। सो फॉर्मेट बना लेता हूं, मुन्ना ध्यान दे। लिखो हीरो लिमिटेड। कौन है कंपनी? कंपनी का नाम लिख दो, हीरो लिमिटेड। और हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से सबसे पहले क्या बनाना है? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट ऑफ हीरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन में डेट देखना बेटा, डेट क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2015। डोंट वरी, हाँ ये डेट भले ही पुरानी रहती है लेकिन हम लोग इसको लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, राइट। 31 मार्च 15। डन? और क्वेश्चन में जो भी फिगर दिए वो रुपीज इन थाउजेंड है, तो हम भी लिख लेंगे ऑल फिगर रुपीज इन थाउजेंड। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। लिखो मेरे साथ साथ सीरियल नंबर पर्टिकुलर।
जब भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, स्टेप नंबर 1 जो जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लेना, बैलेंस शीट का एक पेज का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पेज का। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर। क्या होता है ये नोट नंबर, बताता हूँ। जब भी कोई बैलेंस शीट का कोई आइटम है जिसके ऊपर और हमें फर्दर डिस्क्लोजर देना है, डिटेल्ड उसका क्लासिफिकेशन करके देना है, तो उसके लिए बैलेंस शीट में खिचड़ी नहीं करना, हम लोगों को अलग से नोट बनाना पड़ता है। सो नोट नंबर देन, और बैलेंस शीट हम लोग जो बनाते हैं ना, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंपेरेटिव बनाना पड़ता है। कंपेरेटिव का मतलब है करंट ईयर की भी फिगर दिखानी है और उस आइटम की प्रीवियस ईयर की भी फिगर दिखानी है। सो नोट नंबर के बाद करंट ईयर हमारा 31 मार्च 15 करंट ईयर की फिगर, और 31 मार्च 14 प्रीवियस ईयर बाद में लिखना, पहले करंट ईयर लिखना। मुझे कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है गाइस। एक पेज का फॉर्मेट बना लो ये पूरा, बरोबर है? बनाया बेटा सभी ने पूरा का पूरा एक पेज का। उसके बाद अगले पेज पे लिखो, ये किसके हिसाब से बनाया बेटा हमने, Schedule 3 Part 1। देन आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब लोग प्लीज साथ में रहना, जहां भी डाउट है। यस सिद्धि पवार, जी हाँ बेटा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ हीरो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15। ये भी कंपेरेटिव बनेगा। वर्टिकल फॉर्मेट में, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बरोबर, नोट नंबर, करंट ईयर की फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर। डन, बना लिया बेटे सभी ने फॉर्मेट? एक पेज का अच्छा बड़ा सा फॉर्मेट बना लो। ओके, डन। चल स्टार्ट कर बेटा अभी फटाफट से, आ जाओ। बना लिया बेटा, साहिल, सिद्धि, ओके, डन डन डन, आ जाओ। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओ। स्टेप नंबर 2, जो जो आइटम्स पे एडजस्टमेंट है, वो आइटम अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में दी है तो उसे स्टार मार्क लगा दो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में सबसे पहली एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो ट्रायल बैलेंस में दिया ही नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट दी है बेटा क्वेश्चन में, मुन्ना प्लीज आ जा। देखो स्टॉक है, ये तो है नहीं ऊपर ट्रायल बैलेंस में। फिक्चर, फिटिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद डिप्रिसिएशन है ना उसका, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेस इक्विपमेंट ऑफ 1,20,000, इक्विपमेंट पे एक और एडजस्टमेंट है। उसके बाद एवरेज इनकम टैक्स, ये तो आखिरी में प्रॉफिट पे आएगा, और डिविडेंड भी आखिरी में आएगा। चलो ठीक है, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है मैंने उसको स्टार मार्क लगा दिया। चलो भैया 2 स्टेप खत्म हो गई। तीसरी स्टेप, सब लोग साथ में रहना।
स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 2 जो जो आइटम्स पे एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर दो। स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाओ। सर कैसे शुरू होना है? ट्रायल बैलेंस के एक एक बैलेंसेस को देखना है और फाइनल अकाउंट के अंदर में लिख देना है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर में सबसे पहले कौन सा आइटम दिख रहा है बेटा? चलो पढ़ो तो मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस में आपको क्वेश्चन में दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 4,80,000। ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 4,80,000। अच्छा, आप जीवन में पहली बार बना रहे हो ना, एक और आपको इजी तरीका बताता हूँ, एकदम एकदम इजी तरीका बताता हूँ, है ना। फॉर्मेट बना लेना पहले बैलेंस शीट और P&L का। फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा क्योंकि फॉर्मेट कंपनी आपके शेड्यूल 3 के अंदर में दिया हुआ है, फॉर्मेट फिक्स है। सर अगर आइटम कभी ज्यादा आ गए तो? अरे बाबा फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा। जैसे कोई एक हेडिंग के अंदर में 5-6 आइटम है तो वैसे भी हमें वो नोट्स टू द अकाउंट्स में लिखना है। बैलेंस शीट और P&L के नीचे जो अलग से नोट्स बनाने वाले नोट नंबर के अंदर में, ये सर नो, ये कॉलम है ना नोट नंबर। सो मान लो बैलेंस शीट में लिख दिया फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर में डिटेल में कौन कौन सी फिक्स असेट है बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ये आएगी नोट्स टू द अकाउंट्स में। यस और नो? तो फटाफट से फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लिखो जल्दी जल्दी से, आ जा मुन्ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना, लिख बेटा मेरे साथ साथ, फॉर्मेट फिक्स रहेगा हर क्वेश्चन में। मेरे साथ साथ ध्यान देना, जो मैं एक एक चीज एक एक डायलॉग बोल रहा हूं उसको अपने जहन में उतार लेना। आ जाओ। सो लाइबिलिटी साइड है, इसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसी का एक और नाम है सोर्सेस ऑफ फंड। होशियार बच्चा लिख लेता है बेटा, इसी का एक और नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड। इसी का एक और नाम क्या है बेटा? सोर्सेस ऑफ फंड। सब लोग साथ में है ना? लिखते जाओ। लिखा बेटा? सो लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम है, लिखो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा ये, जब तक लॉ में चेंज नहीं आता बेटा। सो फॉर्मेट आपने बना लेना है। स्टेप नंबर 1 ब्लैंक फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 2 जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क लगा दो। स्टेप नंबर 3 फॉर्मेट के अंदर की जो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी फिगर्स है वो फिगर्स फिल कर दो। मतलब ब्लैंक फॉर्मेट के अंदर में शेड्यूल 3 के जो आइटम्स है वो लिख दो। राइट? सब लोग साथ में? पक्की बात? ये स्टेप्स लिख लेना साइड बाय साइड, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है बेटा सभी से। कोई भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इसी की तरह आगे के 3 क्वेश्चन है, सेम कॉपी पेस्ट। जो मैं क्वेश्चन आज करवा रहा हूं इसी की तरह आगे के 3 क्वेश्चन है मुन्ना। राइट? चलो आ जाओ। सो ध्यान देना, शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया मैंने। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में क्या क्या आता है? ब्लैंक खाली फॉर्मेट को लिख रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं। इसके अंदर में आएगा आपका शेयर कैपिटल। ये किसका पैसा है? नाम देखो ना, हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। और पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए है लाइबिलिटी साइड। ऊपर लाइबिलिटी नीचे एसेट। पहले ऐसा लिखते थे, लेफ्ट में लाइबिलिटी राइट में एसेट। अब ऐसा हो गया वर्टिकल, पहले आड़ा था अब खड़ा हो गया, पहले आड़ा था अब खड़ा हो गया। सो लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले मालिक लोगों का पैसा। मालिक लोगों के पैसे में क्या क्या है? शेयर कैपिटल है। मालिक लोगों के पैसे में क्या क्या है? शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के बाद नीचे एक लाइन की जगह छोड़ के लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस है। उसके बाद दूसरा आइटम इसी में दूसरा शेयर होल्डर्स फंड में, या इसी के नीचे यहां पे लिख दो सेकेंड आइटम, ये लिखो रिजर्व्स, या फिर ऐसा लिखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। सर अब ये क्या चीज है? बताता हूं। हमने इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा हुआ है शेयर्स और डिबेंचर के। कंपनी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा लेती है, पहले एप्लीकेशन का पैसा ले लेती है और बाद में अलॉटमेंट करती है। सही बोल रहा हूं ना? ध्यान देना, पहले एप्लीकेशन का पैसा लेती है और बाद में अलॉटमेंट करती है। राइट? सही बोल रहा हूं ना? सो एप्लीकेशन का पैसा ले लिया और अलॉटमेंट करने के पहले फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब बताओ, एप्लीकेशन का पैसा ले लिया और शेयर अलॉट करने के पहले फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो वो एप्लीकेशन का पैसा कहां पे आएगा? आपने तो एडवांस ले लिया और अभी तक शेयर्स दिया भी नहीं। एडवांस ले लिया और अभी तक शेयर्स दिया भी नहीं, तो पैसा कहां पे आएगा?
वो पैसा आ जाएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट पेंडिंग। ये बात समझ में आई? चल आगे नेक्स्ट, प्लीज ध्यान देना। ओके, देन लिखो नॉन करंट लायबिलिटी, एक एक लाइन की जगह छोड़ते जाना। देन नॉन करंट लायबिलिटी में 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना, अंदर के आइटम जो भी आएंगे। सर हर बार ऐसे ही करना है? हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, इसमें 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना। लायबिलिटी साइड खत्म। ओहो, क्या बात कर रहे हो सर इतनी जल्दी? जी हाँ, क्या था लायबिलिटी साइड में? गिनती के 3 आइटम थे, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और उसी के नीचे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। सिंपल है, पक्की बात, ऑल सेट। आ जाओ, यहाँ पे भी 1-2 लाइन की जगह छोड़नी है, करंट लायबिलिटी के नीचे भी 2-3 लाइन की 1-2 लाइन की जगह छोड़ देना है। सर 2 की जगह 3-3 4-4 लाइन की जगह छोड़ी, बहुत अच्छा। उसके बाद अब लिख रहा हूं मैं असेट साइड, पॉइंट बी। असेट कोई प्यार से बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड, ये कोई किताब में दिया नहीं रहता, मेरे साथ साथ लिख लेना बेटा। असेट कोई प्यार से क्या बोलते हैं? यूजेस ऑफ फंड, है ना? मेरे साथ साथ लिखना मुन्ना, असेट कोई प्यार से बोल देंगे यूजेस ऑफ फंड। ओके, डन। आ जाओ, असेट में लिखो सबसे पहले नॉन करंट असेट, लिख दिया। नॉन करंट असेट में फिक्स असेट, फिक्स असेट का नया नाम क्या है? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बरोबर है ना? फिक्स असेट में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स, और इसी में आगे लिखो इन्वेस्टमेंट्स। सर फॉर्मेट पूरा लिखना है क्या एग्जाम में भी? जी हाँ, फॉर्मेट पूरा लिखना है, भले ही वो आइटम के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दिया हो, तब भी फॉर्मेट पूरा लिखना है। डन, ओके। लिख दिया बेटा इन्वेस्टमेंट, ये लिखो इन्वेस्टमेंट के बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट में लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड कैश बैंक, दैट्स इट, गेम ओवर। यहां असेट की टोटल, और ये ऊपर में लाइबिलिटीज की टोटल।
P&L का फॉर्मेट लिखो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन आपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो भी सॉल्व करना चाहिए फाइनल अकाउंट का, तो आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ किया है। पीपीई का फुल फॉर्म एक बच्ची पूछ रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट श्वेता? लिख लिया सभी ने? अब लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। बहुत इजी है पीएनएल का फॉर्मेट, लिख लो बेटा। सभी ने यहां तक लिख लिया एक बार, यस और नो? गाइस कम ऑन, लिख लिया? चलो एक बार फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर में 3 आइटम है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। असेट साइड में 2 ही आइटम है, नॉन करंट करंट। खत्म फॉर्मेट। डिटेल बताता हूं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर में क्या क्या रहेगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। और असेट साइड में नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट के अंदर में पीपीई, पीपीई के अंदर में टेंजिबल और इनटेंजिबल्स, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। देन करंट असेट में इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश बैंक, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, होशियार बच्चे सब। यस, तीक्षा, प्रथमेश, नमिता, लक्षिता, वैष्णवी, तुबा, तृप्ति, साहिल, लवली। यस, वेरी गुड बेटा। चलो ग्रेट, लिखा सभी ने? आ जाओ। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिला, एक बार पहले डेस्क पे खड़ा होकर डांस कर लेने का। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेंदी है बट आसान है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लेकिन लेंदी है। इजी बहुत है लेकिन, है ना? लाइक हाथी, आपको मैंने बोला उड़ती हुई मक्खी को पत्थर मारना है, बहुत मुश्किल है। मक्खी बहुत छोटी है बट उसको पत्थर मारना मुश्किल है। ये क्वेश्चन हाथी की तरह है, और मैंने बोला हाथी को पत्थर मारना है, तो आप आंख बंद करके भी उस डायरेक्शन में फेंकोगे, हाथी बहुत बड़ा है, उसको पत्थर लग जाता है। सिर्फ एक ही चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन का ड्रॉबैक है, लेंदी बहुत है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होती है। आ जाओ। सो ध्यान देना, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, वो सिंपल सिंपल है, फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। आ जाओ, लिखो। अच्छा, नॉर्मल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे था बेटा, बताओ तो जरा। पहले वाला हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। वो ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल में ट्रांसफर करते थे, और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते थे, और उस नेट प्रॉफिट में से टैक्सेस पे करके जो भी बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देते थे। यस और नो? सेम लॉजिक यहां पे भी है। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम को ये लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जितने भी मैं वर्डिंग्स लिखवा के दे रहा हूं ना, ये मेरे मन से नहीं है, प्लीज। अगर कोई वर्डिंग से आपको तकलीफ हो तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसके लिए शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। ये मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से कर रहा हूं, राइट? सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी सेल्स है, एक दो लाइन की जगह छोड़ दो। उसके बाद लिखो बी पॉइंट अदर इनकम। अदर इनकम ये पी एंड एल वाली इनकम हो गई, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड वाली इनकम हो गई। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम दोनों इनकम हमने लिख दिया। चल, सो ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। सी पॉइंट, एक एक लाइन की जगह छोड़ते जाना बीच में। टोटल रेवेन्यू कैसे आया बेटा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम में से मैं खर्चे माइनस करूंगा, कौन से? एक्सपेंसेस। सबसे पहले कौन से एक्सपेंस माइनस करना है बेटा मुझे? वो खर्चे जो माल को रेडी फॉर सेल करने के लिए हम लोग इनकर करते हैं, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे माइनस करना है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस और नो? सो करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करो फटाफट से, बरोबर है ना? तो कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जरा बताना। डायरेक्ट मटेरियल था, मटेरियल कंज्यूम किया, मटेरियल परचेस किया। यस और नो? आ जाओ, कोई तो एक बच्चा कुछ कहना चाहता है। कोई बच्चे ने हैंड रेस किया, एक बार फिर से हैंड रेस करना मुन्ना।
हिमांशु बोल रहा है सर बचपन में पढ़ा हुआ फाइनल अकाउंट अब नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो। बचपन में बहुत सारी चीजें आपने की थी, अब वो कर सकते हो क्या? कंपनी के केस में बचपन वाला नहीं बनाएंगे, सोल प्रोप्राइटरी के केस में बनाएंगे। कोई बच्चे ने हैंड रेस किया प्लीज, हेलो, ओके, चल आ जाओ, ध्यान देना, चलो आगे, प्लीज ध्यान देना बेटा गाइस। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू कैसे है, पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। लिखो फटाफट से, ये फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट में मेरे मन से नहीं कर रहा हूं। लिखो फटाफट से एक्सपेंसेस, ये है पहला वाला, लिखो मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड CONSUMED, मटेरियल कंज्यूम्ड। देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल लिखने से अच्छा ऐसा लिखो परचेस ऑफ गुड्स, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देन उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, और चेंजेस इन स्टॉक लिखने से अच्छा इन्वेंट्री लिखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस किस का हो सकता है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल आटा, वर्क इन प्रोग्रेस गूथा हुआ आटा, और फिनिश गुड्स रोटी। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साइकिल बनाने का काम है, साइकिल खरीदने के लिए मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल। आधी अधूरी साइकिल बन के रेडी है, वर्क इन प्रोग्रेस। पूरी साइकिल बन के रेडी है, फिनिश गुड्स। तो तीनों का भी मेरे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल हो सकता है बेटा, या फिर तीनों का मेरे पास इन्वेंट्री या स्टॉक हो सकता है, कुछ रॉ मटेरियल का भी, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का, और कुछ फिनिश गुड्स का। तो उससे रिलेटेड जो भी बेटा आपके एक्सपेंसेस है, सर एक्सपेंस कैसे आएगा इसमें? अब मुझे एक बात बताओ, रॉ मटेरियल खरीदा था 10 क्वांटिटी, बचा है 7 क्वांटिटी, तो चेंज कितने से हुआ? 3 क्वांटिटी से। 10 परचेस किया, 7 बचा हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री 3, वो 3 हमने यूज कर लिया होगा ना, खर्चा हो गया होगा, इसीलिए मैंने चेंजेस इन इन्वेंट्री लिख दिया। यस और नो? अरे बाबा बचपन में क्या करते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस जो भी रहता था वो क्या था? चेंज इन इन्वेंट्री, और वो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाता था। यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग लिखने से अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस यानी चेंज इन इन्वेंट्री लिख देंगे, राइट? चलो आगे, पक्का? आ जाओ, चेंज इन इन्वेंट्री। देन उसके बाद अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से अपने शुरू कर दो। एम्प्लॉय बेनिफिट, लिखो फटाफट से, एम्प्लॉय बेनिफिट यानी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे, है ना, लेबर्स को वेजेस दे रहे, इंसेंटिव दे रहे, बोनस दे रहे। उसके बाद कंपनी ने अगर लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट है, लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस दिया होगा, फाइनेंस कॉस्ट है। देन उसके बाद डेप्रीसिएशन, सर सीक्वेंस भी याद रखना है, सीक्वेंस ये ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, डेप्रीसिएशन। और इंटेंजिबल असेट अगर होती तो वो क्या होती? अमोर्टाइज, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल असेट डेप्रिसिएट होती है, इंटेंजिबल असेट अमोर्टाइज होती है। टेंजिबल असेट डेप्रिसिएट होती है, इंटेंजिबल असेट अमोर्टाइज होती है। देन लिख लो बेटा, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस, हर जगह पे नहीं दिखेगा आपको ये, कुछ कुछ ही केसेस में आएगा। इसकी जगह जी की जगह डायरेक्ट एच अदर एक्सपेंसेस भी लिखा तो भी चलेगा। डन? एंड अदर एक्सपेंस लिख देना बस, दैट्स इट। अब ऊपर के सारे रेवेन्यू में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। अच्छा, ये जितने भी मैंने एक्सपेंसेस लिखे ना, ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस है, ये आपके ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। अभी तक मैंने आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किए। ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कभी कभार आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल। कभी कभी एक्सेप्शनल खर्चा भी आता है, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या है? मैंने करीना कपूर को हायर किया मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, उसने बोला 1 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी लोगी,
ये भले ही ऑर्डिनरी खर्चा है सैलरी, लेकिन एक्सेप्शनल है। सारी सैलरी है 50-60 हजार रुपए पर मंथ, इकलौती करीना कपूर लेके जा रही है 1 करोड़ पर मंथ, तो भले ही ये ऑर्डिनरी है लेकिन ये एक्सेप्शनल है, तो ऐसे खर्चे मुझे सेपरेटली दिखाना होगा। और ऑर्डिनरी छोड़ के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये रेगुलर नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यस और नो। तो वो सारे खर्चे मैंने अभी तक माइनस नहीं किए, तो ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा, ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम। लिखते जाओ फटाफट से, कैसे आएगा, सी माइनस डी। टोटल रेवेन्यू में से मैंने टोटल खर्चे माइनस कर दिए, लिखो बेटा फटाफट से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस कर दिए। अब इसके अंदर में मैं एक्सेप्शनल आइटम का इफेक्ट दूंगा, प्लस ऑब्लिक माइनस एक्सेप्शनल आइटम। सर आपने प्लस क्यों लिखा, जरूरी थोड़ी कि हर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से खर्चा ही होगा, कभी कभी एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इनकम भी हो जाता है, प्लस माइनस एक्सेप्शनल आइटम। उसके बाद एक्सेप्शनल का इफेक्ट दे दिया, अब किसका इफेक्ट देना बाकी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे आया ये, ई प्लस ऑब्लिक माइनस एफ, लिखो। अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट दे रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बराबर है। अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट दे रहा हूं, प्लस ऑब्लिक माइनस। जरूरी नहीं कि हर बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से इनकम ही एक्सपेंस ही होता है, कभी कभी इनकम भी हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों भी, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट, ऑप्शन नहीं है। देन आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कौन सा प्रॉफिट है, फ्रॉम, मेरा जो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है ना उसका, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्यों सर, डिसकंटिन्यूइंग नाम की भी कोई चीज होती है क्या, हाँ होती है। मेरे बिजनेस के अंदर में 2 डिवीजन है, एक शैम्पू बनाने का और एक सोप साबुन बनाने का। मैं इस बार मैंने सोचा सोप बनाने का डिवीजन में बंद कर दूंगा, मैंने ऐसा सोच लिया है, मतलब वो डिसकंटिन्यू होने वाला है और ये कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू कंटिन्यू जो ऑपरेशंस है उससे मेरा इतना प्रॉफिट आया, डिसकंटिन्यू का मुझे अलग से प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो मुझे अलग से कैलकुलेट करके दिखाना होगा। ये वो ऑपरेशन है जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, ताकि आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्हें भी तो समझ में आए कि कंपनी के 2 डिवीजन है, कंटिन्यूइंग डिवीजन से इतना प्रॉफिट हो रहा है और जो डिसकंटिन्यू हो रहा है डिसकंटिन्यूइंग से इतना हो रहा है। अब इसमें से प्रॉफिट आ गया, ये बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स में 2 टाइप का है, एक करंट और दूसरा डिफर्ड। देखेंगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे बेटा, यस और नो। करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स। टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद बोलो आपके पास क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्लीज लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट ये कौन से ऑपरेशन से आया, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब इसके अंदर में मैं ऐड कर दूंगा और लेस कर दूंगा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आया तो ऐड, लॉस आया तो लेस। कौन से ऑपरेशन से, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बरोबर है। सो मुझे टोटल प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, बरोबर है।
ये प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पे नेट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। बराबर है क्या? ये एम पॉइंट आ गया, ये एल एम और इसको एन लिख देते हैं, एन। बरोबर लिखा बेटा सभी ने? एक एक चीज लिखते जाओ। हाँ मैं मानता हूं, मैंने पहले ही बता दिया था, लेंथी है, राइट? डन। सो अब मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा बेटा, टोटल, टोटल मतलब दोनों ऑपरेशन से, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग। टोटल प्रॉफिट और लॉस कहां कहां से आएगा? ये के और ये एन, के प्लस एन, यस और नो। और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से तो मुझे क्या मिल जाएगा? ईपीएस। टोटल प्रॉफिट लॉस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस। ईपीएस में भी दो टाइप के ईपीएस है, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक और डाइल्यूटेड। कुछ था क्या रे इसमें? खेल खत्म हो गया। सर बैलेंस शीट छोटी थी यार, पी एंड एल बड़ा है। बट पी एंड एल कितना आसान है, सोचो ना। डायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल, प्लस माइनस एक्सेप्शनल इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्लस माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वैसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का निकाला, टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस आ गया। कितने जल्दी याद हो गया? याद रहेगा? एक बच्चे ने बोला एम पॉइंट में क्या लिखा है? एम पॉइंट में टैक्स है। टैक्स कौन सा है? ये टैक्स ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बरोबर है अंजू? क्लियर है? ऑल सेट। सो अभी मैंने फॉर्मेट बना के रख रखा है। सेम क्वेश्चन आगे के 2 3 4 है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूं, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।